हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की थी। आज के हमारे लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड के लेक्चर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। आई होप कि पिछले लेक्चर से आपको बहुत हेल्प मिली होगी, ये लेक्चर भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो पेपर सेकंड है वो है एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो मतलब उसमें आपको ह्यूमंस के सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हमें उसको रेस्पिरेशन पढ़ना है, पाचन पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, उत्सर्जन पढ़ना है, परिसंचरण पढ़ना है। उन्हीं से रिलेटेबल ये यूनिट्स यहाँ पर है। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, पाचन एवं श्वसन के बारे में ये यूनिट्स है। तो ये दो चैप्टर में बटी हुई है। पहले चैप्टर में आपको पाचन के बारे में पढ़ना है और दूसरे चैप्टर में आपको श्वसन के बारे में पढ़ना है, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। और जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में सेक्शन बी में 5 मार्क्स के, वो आएंगे दोनों चैप्टर में से अथवा में से। मतलब कि पहला क्वेश्चन अगर पाचन से रिलेटेड आ गया तो बीच में अथवा लगा हुआ है, फिर जो नेक्स्ट वाला उसी का क्वेश्चन है वो श्वसन से आएगा। तो हम दोनों के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम पाचन की बात करते हैं। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे यहाँ पे लिपिड का भी है, विटामिन्स का भी है, लेकिन अब वो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देते हैं घुमा के, जैसे आपसे पूछेंगे कि मक्खन के पाचन में कौन कौन से एंजाइम हेल्पफुल है या काम आते हैं, उनका डिटेल दो, या कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है। अब आपको पता होना चाहिए मक्खन कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है या प्रोटीन से मिलकर बनता है या दोनों से मिलकर बनता है। तो ये ऐसे घुमा के क्वेश्चन देते हैं, पर कंफ्यूज नहीं होना है, बताना हमको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का ही है। ठीक है, मेनली ये क्वेश्चन हमें 5 मार्क्स में मिलेगा और अथवा में आएगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो रहेगा हमारा वो है आहार नाल के हार्मोन्स, हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रिनेशनल ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ हम पाचन की बात कर रहे हैं, तो पाचन में तो एंजाइम मदद हेल्प करते हैं। तो यहाँ हार्मोन्स का रोल क्या है, तो हार्मोन्स उन्हीं एंजाइम के सिक्रीशन में मदद करते हैं। तो ये आपको ज़रूर से याद रखने हैं, ये भी क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स में आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात कर रहे हैं एंडोस्कोपी ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा, और उसके बाद है बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। ये आप ज़रूर ध्यान रखें। ये 2.5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी अथवा वाले, उनमें आपसे ये पूछ लिए जाएंगे। एंडोस्कोपी एक विधि होती है जिसकी मदद से हम पाचन तंत्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ओबेसिटी मोटापा आप समझते ही हैं, बैलेंस डाइट समझते हैं। इसके अलावा भी कभी कभी अथवा में आपसे वो पूछ लेते हैं पाचन से संबंधित रोग। आप पेपर सेकंड में रोग जो आएंगे, चाहे वो पाचन से संबंधित हो, श्वसन से, उत्सर्जन से, किन्हीं से भी रिलेटेड है, आप रोगों को जरूर पढ़ें, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो पाचन से संबंधित सबसे मेन पूछते हैं वो कुपोषण, और कुपोषण के टाइप्स, क्वाशियोरकोर है, मेरिस्मस है, तो आप वो भी ज़रूर ध्यान रखें, वो आपसे यहाँ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके बाद जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 2 पोर्शन में ये हमारा बटा हुआ है, पाचन और श्वसन में। तो श्वसन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लगा है वो है रक्त में ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके यही रहने वाला है, आप इसे ज़रूर से पढ़ के जाएं। ये क्वेश्चन आपके आएगा 5 मार्क्स में। या तो वो आपसे ऑक्सीजन का परिवहन पूछेंगे कि ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन किसके रूप में होता है या कैसे होता है, या फिर वो आपसे CO2 का परिवहन पूछेंगे। तो आप ये अच्छे से पढ़ के जाएं, ये इंपॉर्टेंट है इसे। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो है श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि में क्या क्या आएगा, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि पहली चीज़, श्वसन
3 पोर्शन में बटा हुआ है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, वो फेफड़ों तक पहुंचेगी, फिर फेफड़ों से रक्त में जाएगी, फिर रक्त से वो हमारे ऊतक या टिश्यूज़ या सेल्स में जाएंगी। तो वो पूरा ही डिस्क्राइब आपको इस टॉपिक में करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपको जो डिजीज़ है, जो रोग है, वो ज़रूर से पढ़ना है, चाहे वो किसी के भी हो, चाहे वो पाचन से रिलेटेड हो, चाहे वो श्वसन से रिलेटेड हो, डिजीज़ आपको बिल्कुल पढ़नी है। वो आपको 2.5 मार्क्स में जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 मार्क्स में भी आ जाते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। श्वसन की क्रियाविधि वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछेंगे, या फिर कभी कभी ये 10 मार्क्स में भी आपसे पूछ लिया जाएगा, जिसमें आपको पूरा ही डिस्क्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद हम यूनिट नंबर 2 की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में हमने डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन पढ़ा है। सेकेंड यूनिट में हमको पढ़ना है यहाँ पर सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, परिसंचरण और उत्सर्जन। सेम यूनिट नंबर 1 की तरह है, जैसे यूनिट नंबर 1 में पाचन और श्वसन में से अथवा में से क्वेश्चन आने हैं सेक्शन बी में, उसी तरह यूनिट नंबर 2 में भी परिसंचरण और उत्सर्जन में से अथवा में से क्वेश्चन आएगा। तो ये बच्चों को हेल्प हो जाती है कि या तो आप केवल ओनली परिसंचरण पढ़ें या केवल उत्सर्जन पढ़ें, पर मैं एडवाइस दूंगी आप दोनों पढ़ें, क्योंकि सेक्शन सी वाला जो क्वेश्चन होता है वो कंफर्म नहीं है कि वो आपको पर्टिकुलर पाचन से ही दे या पर्टिकुलर श्वसन से ही दे। आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अगर पढ़ते हैं तो आपको बहुत इससे हेल्प होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम परिसंचरण सर्कुलेशन की बात करते हैं। पता होना चाहिए सर्कुलेशन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हार्ट पढ़ते हैं, वेन्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसे आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है हमारा रक्त स्कंदन की क्रियाविधि, ये टॉपिक आपको 5 मार्क्स में भी मिलेगा और 10 मार्क्स में भी मिलेगा। तो इसे आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, इसे अच्छे से आप कवर करें, ठीक है। और बहुत इजी है, आप पढ़ेंगे आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है रक्त परिसंचरण। अब ये तो पूरा ही टॉपिक है, इसमें आपको रक्त के बारे में पढ़ना है, रक्त के प्रकार या उसका संगठन, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उनका अच्छे से डिटेल करना है। इसके अलावा आपको हृदय की संरचना, इसमें हार्ट की जो स्ट्रक्चर है उस पर आप ज़रूर से ध्यान दें, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स से रिलेटेड है। उसके बाद हृदय चक्र, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। जिस प्रकार रक्त स्कंदन, ब्लड क्लोटिंग इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से हृदय चक्र भी यहाँ इम्पॉर्टेंट है। हृदय चक्र का मीन्स क्या होता है कि ऑर्गन से और फेफड़ों से हमारे हार्ट में क्या हो रहा है, रक्त आ रहा है, ठीक है। अब रक्त आ रहा है तो उससे क्या होगा कि मतलब एक हार्ट बीट से लेके दूसरी हार्ट बीट के बीच में जो चेंजेस हो रहे हैं, ब्लड कैसे आ रहा है या हार्ट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो आपको इस हृदय चक्र में बताना है। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, आप छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं, इसे अच्छे से आप पढ़ें, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि इसमें हमें उत्सर्जन और परिसंचरण दोनों पढ़ना है। तो परिसंचरण के आप वो 3 टॉपिक अच्छे से रेडी रखें, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेबल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद ये जो है ये हमारे उत्सर्जन से रिलेटेड है। सबसे इम्पॉर्टेंट वो है किडनी के प्रकार या वृक्क के प्रकार। मेनली आपने 4 टाइप्स के पढ़े होंगे, वो इम्पॉर्टेंट है, ये आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। ये वैसे आपके लिए इतना टफ नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने मतलब 10th 11th 12th क्लास में भी आपने ये पढ़ा है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सेम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर चेक करें, आपको सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ दिखेगा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। मेनली आपको ये 5 मार्क्स में मिलेगा। उसके बाद में प्रतिधारा क्रियाविधि, काउंटर करंट मैकेनिज्म, आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत सी बार पूछी जाती है। तो ये हमारे यूनिट नंबर
थर्ड का मैटर है। अब जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके परिसंचरण और उत्सर्जन में से अथवा में से। जैसे क्वेश्चन दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया रक्त स्कंदन की क्रियाविधि समझाइए, फिर अथवा लगा होगा, और इधर से क्वेश्चन दे देंगे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। तो ये इजी होता है कि आप उधर का भी कवर कर सकते हैं, इधर का भी कवर कर सकते हैं, लेकिन 10 मार्क्स का वो होता नहीं है कि वो कौन से पोर्शन में से आएगा। तो इसलिए आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए, तो आपके सेक्शन बी और सी दोनों ही इजीली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे यूनिट नंबर 3 से ही रिलेटेबल है। जो हमारे टिप्पणी वाले क्वेश्चन आते हैं, 2.5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हो जाते हैं, उनसे रिलेटेबल ये है अपोहन, डायलिसिस। सेक्शन सी में भी हमारे टिप्पणी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आपको 4 देंगे और बोलेंगे इनमें से किन्हीं 3 पर टिप्पणी कीजिए। उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो डायलिसिस पढ़ना है आपको, वृक्क प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट पढ़ना है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पता होगा आपको, अलग अलग जंतु के उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग होते हैं। कोई अमोनिया का उत्सर्जन कर रहा है, कोई यूरिया का कर रहा है, कोई यूरिक अम्ल का कर रहा है, तो ये उन्हीं से रिलेटेबल है। तो ये आपको बताना है, और ये आपके मेजर क्वेश्चन में नहीं आएंगे, ये हमेशा आपके टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 3 की हम बात करें तो यहाँ भी हमको बताना है मसल्स, नर्व्स और सेंसरी ऑर्गन्स। पेशियाँ, बहुत सारी पेशियाँ होती है, बहुत सारी मांसपेशियाँ होती है ह्यूमंस की बॉडी में, उनके बारे में बताना है। तंत्रिकाओं के बारे में बताना है, यानी ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। और संवेदी अंग हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में भी यहाँ बताना है। सेंसरी ऑर्गन्स मेनली हम यहाँ 2 ही देख रहे हैं, नेत्र और कर्ण, आई और ईयर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको माइनर सा पता होना चाहिए कि मसल्स, नर्व्स और सेंसरी ऑर्गन्स होते क्या हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल आपको पता होना चाहिए। ये आपसे 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में आपसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अगर पूरी यूनिट कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पेपर नंबर जो हमारा 2nd है उसमें सबसे बड़ी, सबसे लेंदी यूनिट जो है वो यूनिट नंबर 3 ही है। अगर आप पूरा कवर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप ये टॉपिक्स कवर कीजिए, आपके 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा। तो आप ह्यूमन का आई एंड ईयर स्ट्रक्चर ज़रूर से पढ़ें। दूसरी बात, इनकी मैकेनिज्म कि देखने की क्षमता कैसी है, या वो देखने की क्रिया क्या होती है, सुनने की क्रिया क्या होती है, ये भी आप ज़रूर से पढ़ें। ये आपको सीधे सीधे 5 मार्क्स में पूछेंगे। आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जैसे बोल दिया कि मानव कर्ण की संरचना बताइए और सुनने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, तो ये आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आप ज़रूर से ध्यान रखें। इसके बाद ये तो हो गया हमारा सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड। इसके बाद पूछ रहे हैं आपसे तंत्रिका आवेग का उद्भव एंड प्रेषण। सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये 5 मार्क्स में पूछा गया है, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से ध्यान रखें। ये आपको आराम से नोट्स में आपको आराम से मिल जाएगा। इसके बाद न्यूरॉन, सब जानते हैं न्यूरॉन क्या होती है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो ज़रूर से पढ़ें। या स्ट्रक्चर के साथ में उसके टाइप्स भी आपको बताए गए होंगे, इसलिए न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और टाइप्स अच्छे से पढ़ें। ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे 5 मार्क्स में, इसलिए ये 5 मार्क्स के लिए सेक्शन बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको आई और ईयर के स्ट्रक्चर देंगे और साथ में उनके मैकेनिज्म भी पूछ लेते हैं। ये हियरिंग वाला क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, और वो भी पूछा गया है 5 मार्क्स में। इसके बाद प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन, ये आप अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं छोटी क्लासेस में, इसको भी आप ज़रूर से ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। मेनली सेक्शन सी में अगर टिप्पणी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनसे रिलेटेबल ये होगा। दूसरी बात, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है, आपको डिजीज़ सभी की पढ़नी है, चाहे वो पाचन श्वसन से रिलेटेड हो, चाहे उत्सर्जन परिसंचरण से हो, चाहे तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड हो। आपको डिजीज़, आपको रोग, आपको डिसऑर्डर पढ़ने ही पढ़ने हैं। वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आराम से सेक्शन सी में टिप्पणी वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनमें आपको ये दिखेगा। ठीक है, इसके बाद हम यूनिट नंबर 4 की बात करें तो ये बहुत इजी यूनिट रहने वाली है। 4th एंड 5th दोनों ही बहुत इजी है।
और आप इसे छोटी क्लासेस में 10th 11th 12th में भी पढ़ के आए हुए हैं, तो ये इतनी टफ नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं, आप इजीली इसे कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी यूनिट रहने वाली है और इम्पॉर्टेंट यूनिट भी ये है। आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन तो मिलेगा ही सही, लेकिन सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आएगा वो यूनिट नंबर 4 से ज़रूर से आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ इम्पॉर्टेंट है प्रतिरक्षी। पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, यहाँ 2 वर्ड आएंगे, एक तो है प्रतिरक्षी एंटीबॉडी और एक होता है यहाँ पर प्रतिरक्षा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रतिरक्षी और प्रतिरक्षा में क्या अंतर है? तो प्रतिरक्षा जो हमारा शरीर हमको अवेलेबल करा रहा है, बाहर से जो सूक्ष्म जीव या कोई भी हानिकारक जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं वो आ रहे हैं, तो उनसे रक्षा कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन उन जो हानिकारक रोग कारक हैं, बाहर से जो रोग जन आए हैं, उनसे रिएक्ट करके उनको नष्ट करने का काम कौन कर रहा है? तो वो है एंटीबॉडी, ठीक है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे सीमा पर हमारे सैनिक दुश्मनों से लड़ रहे हैं, तो यहाँ हमारे शरीर में सैनिक कौन है? एंटीबॉडी। और वो सभी सैनिक मिलकर हमें क्या दे रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें प्रतिरक्षा दे रहे हैं, तो वो प्रतिरक्षा, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है प्रतिरक्षा के प्रकार, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये IgG, IgA, IgDE पढ़े हैं आपने, ये प्रकार आपको यहाँ पर बताने हैं और ये क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा 5 मार्क्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद ये भी सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, वो है प्रतिजन और प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी ना छोड़ें। तीसरी, प्रतिरक्षी की संरचना। या तो आपको ओनली एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर पूछेंगे 5 मार्क्स में, या फिर एंटीबॉडी के टाइप्स पूछेंगे। तो हमें पूरा एंटीबॉडी वाला टॉपिक कवर करना है। आपको ये 3 क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। एंटीबॉडी पूरी कवर करनी है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी नहीं छोड़नी है। ये आपको 5 मार्क्स और 10 मार्क्स दोनों में दे सकता है। प्रतिरक्षी की स्ट्रक्चर हमारी 5 मार्क्स में आएगी, ठीक है। ये आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद अब देखिए, यहाँ टाइप्स आ रहे हैं और स्टार्टिंग में भी टाइप्स थे, लेकिन वो टाइप्स किसके थे? एंटीबॉडी के। ये टाइप्स किसके हैं? इम्यूनिटी के, ठीक है। प्रतिरक्षा के ये टाइप हैं। यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसमें बच्चे उलझ जाते हैं। वो पूछते क्या है एग्जामिनर और आप बताते क्या हैं, तो फिर मार्क्स कट हो जाता है, ठीक है। तो अगर प्रतिरक्षी पूछे तो हमें वो IgE, IG इम्यूनोग्लोबिन वाली जो है उनके बारे में बताना है। इम्यूनिटी पूछे, प्रतिरक्षा पूछे, तो आपने पढ़ा होगा जन्मजात और उपार्जित, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ी होगी, उनके भी टाइप्स हैं, सहज है, निष्क्रिय है, उन सब के बारे में आपको बताना है प्रतिरक्षा के प्रकार में। और ये क्वेश्चन भी हमसे पूछेंगे 5 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में। 10 मार्क्स में पूछेंगे तो आपको पूरा इसका डिटेल एक्सप्लेन करना होगा। ये जैसे वही डिफरेंट बिटवीन जो है वो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। और आपको ध्यान हो तो 10th में और 12th में भी हमारे इम्यूनोलॉजी है, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था और ये क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा 5 मार्क्स में। 10 मार्क्स में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, 5 मार्क्स में आएगा। तो आपको इसके मे बी 8 to 10 कमेंट्स इसमें लिखने होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है, सेक्शन सी में आने लायक, वो है इम्यून सेल्स, प्रतिरक्षी कोशिकाएं। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्यून सेल WBC से रिलेटेड भी है। तो जो हमारी यूनिट नंबर 2 है, वहाँ हम जानते हैं ब्लड के अंदर RBC भी होती है, WBC भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती है। तो ये इम्यून सेल वाला जो सिस्टम है, ये आपको यूनिट नंबर 2 में भी इसका क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये अच्छे से पढ़ें और ये होगा हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन। दूसरा, बहुत कम चांसेस होते हैं पर आ जाए, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि लसिका अंग या लिम्फॉइड ऑर्गन। हम जानते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। उनका डिटेल आपसे पूछ लेंगे। सबसे ज़्यादा आपसे पूछी जाती है स्प्लीन या तिल्ली, जिसे हमारी भाषा में कहते हैं हम,
ठीक है, मृत आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसे कह देते हैं। या फिर आपसे पूछेंगे थाइमस ग्लैंड, पता होगा थाइमस ग्लैंड के बारे में भी आपको। तो लिम्फोइड ऑर्गन में आप पढ़ें तो वो मेनली पढ़ें स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में लिम्फोइड ऑर्गन का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक ऑर्गन होता है बुर्सा ऑफ फैब्रिकस, हाफ मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कभी कभी कि बुर्सा ऑफ फैब्रिकस किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बर्ड्स में। ठीक है, उसके बाद ये हमारा यूनिट नंबर 4 का कवर हो गया। अब यहाँ पे है यूनिट नंबर 5। 4th यूनिट और 5th यूनिट बहुत ज़्यादा इजी है, आप इजीली पढ़ेंगे, आपको इजीली समझ में आएगा और दोनों ही यूनिट एक दूसरे से रिलेटेबल है, यानी ये हमारे प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 में जैसे हम इम्यूनोलॉजी की हम बहुत सारी बातें यूनिट 4 में करके आए हैं, यहाँ हमारा मेनली फोकस किस पे होगा, वैक्सीन पर, वैक्सीन एंड इट्स टाइप, वैक्सीन और इसके प्रकार। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, बहुत इजी है, आप आराम से पढ़ेंगे, आपको इजीली याद होगा। ये क्वेश्चन आने के चांसेस है 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में, और इसके टाइप्स जरूर से पढ़ें, क्योंकि दूसरी बात टाइप्स में एग्जाम्पल मत भूलना, अगर आप आधा लिखते हैं तो आपको फिर आधा ही मार्क्स मिलेंगे। इसके वैक्सीन्स के जो टाइप्स हैं उनमें इनके एग्जाम्पल ज़रूर से लिखना, तभी आपको पूरे 5 मार्क्स या 10 मार्क्स मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ जो रहने वाला है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ज़रूर से पढ़ें। यहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है, इनका उत्पादन प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, दूसरी इनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, मेजर क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इसे अच्छे से पढ़ना है। ये आपके 5 मार्क्स और 10 मार्क्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें तो MHC मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, हिंदी में उत्तक संयोजकता संकुल। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वैसे इसके 2 टाइप्स हैं, इसमें टाइप्स भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि MHC के टाइप्स बताइए, तो 2 टाइप्स हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल भी आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 2 बार 1 बार 2 बार पढ़ेंगे जिसमें ही आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन आपको इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये 2 बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, संभावना है इसकी कि ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद है एलिसा टेस्ट। ये एलिसा टेस्ट जो होता है ये एड्स रोग के लिए होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें डिजीज़ डिसऑर्डर सभी के पढ़ने हैं, तो यहाँ पे प्रतिरक्षा का सबसे मेन डिजीज़ जो है वो है एड्स। होता किसकी वजह से है, HIV वायरस की वजह से। तो एड्स का पूरा डिटेल आपको पढ़ना है, क्या क्या लक्षण है, कैसे रोकथाम कर सकते हैं, ये सब है। और HIV के स्ट्रक्चर, HIV की संरचना आपको ज़रूर से पढ़नी है, और इसी की टेस्ट के लिए यहाँ पे हमारा एक होता है एलिसा परीक्षण, ये भी ज़रूर से याद रखें, क्योंकि ये तीनों ही क्वेश्चन जो हैं ये आपको टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं। ऐसे ही टिप्पणी वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा पूरक तंत्र, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ें। ये हाफ मार्क्स और पूरक तंत्र जो है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद ये इम्यून डिसऑर्डर, ये मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि विकार हमको सबके ही पढ़ने हैं, चाहे वो पाचन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, आपको डिजीज़ सबकी ही पढ़ के जानी है, क्योंकि ये 2.5 मार्क्स में आपसे ये पूछेंगे। हो सकता है आपसे पूरा प्रतिरक्षा के विकार पूरे 5 मार्क्स में भी पूछ लिए जाए, पर ये आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। सेक्शन B और सेक्शन C आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है, ये पेपर इतना टफ नहीं है, क्योंकि आपने लाइफ में कहीं ना कहीं 10th 11th 12th क्लास में आपने इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है। हो सकता है यहाँ डिटेल हो या कुछ नई टॉपिक्स हों, तो आप उन्हें अच्छे से कवर करें, अच्छे से मेहनत करें, ये इजीली आपके लिए कवर हो जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसके बाद हम पेपर 3rd का लेक्चर तैयार करेंगे। थैंक यू।